हाँ तो चलिए, जितने भी स्टूडेंट 20 फरवरी को बिहार बोर्ड से हिंदी की फाइनल पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में हिंदी के फाइनल गेस लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं जो आप लोग को एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हम सभी सब्जेक्ट का लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय करा दिए हैं, गेस क्वेश्चन और ग्रुप में भी दे दिया है। बस ये लास्ट गेस क्वेश्चन है हिंदी का, यही एक सब्जेक्ट रह गया था, तो आज यह भी फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सभी का देखेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो आप लोग एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, इसका उत्तर देखते हैं। चलिए बहुत ही सिंपल उत्तर है। इसका उत्तर है मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसों शहरों में नहीं, भारत के गाँव में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? तो भारत के गाँव में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गाँव में बसती है। क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांव में बसती हैं। वहीं हार्दिक संपन्न और आर्थिक विपन्न हैं। धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित है। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है और भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताएं। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, जो पाठ है उसके आधार पर बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि धर्म के उद्भव और इसके नष्ट होने वाला रूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ होता है। यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्मभूमि है। तो इस्लाम और ईसाई धर्म की शरणस्थलीय भी यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से हिलमिल कर रहते हैं। मतांतर यहाँ प्रकट और विकसित होते हैं। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अंबेडकर किस विडमाना की बात करते हैं। अंबेडकर किस विडमाना की बात करते हैं और विडमाना का स्वरूप क्या है। अंबेडकर किस विडमाना की बात करते हैं तथा विडमाना की स्वरूप क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर बड़ा ही सिंपल है, देख सकते हो। इसका उत्तर है अंबेडकर जाति प्रथा को विडमाना मानते हैं। किसे मानते हैं अंबेडकर? तो जाति प्रथा को विडमाना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में हैं। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। चलिए एक बार और देखते हैं। अंबेडकर जाति प्रथा को विडमाना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कासू और मदन के बीच जो झगड़ा हुआ था उसका क्या कारण था। तो इसका उत्तर है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। बहुत ही सिंपल उत्तर है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक का था और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। इतना लिखिएगा, 2 अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि मनुष्य नहीं चाहता है कि बब्बर युग की कोई निशानी उसमें
रहे। मनुष्य नहीं चाहता है कि बब्बर युग की कोई निशानी उसमें रहे, इसलिए बार बार नाखूनों को काटता है, इसलिए बार बार नाखूनों को काटता है। इतना लिखिएगा, 2 अंक मिल जाएगा। कितना सिंपल है। मनुष्य नहीं चाहता है कि बब्बर युग की कोई निशानी रहे, क्योंकि नाखून का बढ़ना बब्बर युग की निशानी है, उसमें रहे, इसलिए बार बार नाखून को काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, परंपरा ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों? परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों? तो इसका उत्तर है कि जो लोग साहित्य में युग में परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग साहित्य में युग में परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फ़कीर न हैं और जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। ऐसा इसलिए कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तन मूलतः साहित्य का जन्म होता है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? डुमराव की महत्ता किस कारण से है? और बहुत ही सिंपल इसका उत्तर है। तो चलिए इसका उत्तर है, देखते हैं कि डुमराव की महत्ता 2 कारणों से है। कितने कारणों से है? तो डुमराव की महत्ता 2 कारणों से है। पहली तो यह कि इसके आसपास की नदियों के कछारों में रीड नरकट नामक एक प्रकार की घास पाई जाती है, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां का यह पैतृक निवास है। इनके परदादा उस्ताद सलाम हुसैन यहीं के थे और इनके खानदान के लोग शहनाई बजाते थे। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, घानानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है? घानानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो। परहित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए बादल देह धारण करता है। परहित के लिए दूसरों की भलाई के लिए बादल देह धारण करता है। कौन करता है? तो बादल देह धारण करता है। बादल जल का भंडार होता है और वह बनता है बरसने के लिए। बरसने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बादल सूखी धरती पर बरसकर उसे हरा भरा बना देता है। गर्मी से तप्त धरती को सुकून देने के लिए बादल अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी है? तो इसका उत्तर है, प्रवासी वह होता है जो प्रदेश में जाकर बसता है। वहाँ उसे बहुत से अधिकार नहीं होते हैं जो वहाँ के मूल निवासियों के होते हैं। वहाँ उसे मूल निवासियों की भांति आमतौर से मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है। प्रजातंत्र काल में यहाँ के लोगों के अधिकार भी छीन गए। विदेशी शासकों के आगे मान सम्मान भी जाता है। परदेशी अधिक प्रभावशाली बन गए हैं। इस प्रकार भारत माता अपने देश में ही प्रवासिनी हो गई हैं। इसका उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत माता का ह्रास की राहु ग्रह स्थित क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। इसका उत्तर है, कहते हैं राहु जैसे दुष्ट ग्रह की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण होता है, अर्थात चंद्रमा की प्रसन्नता, हंसी खुशी, क्रांति कम हो जाती हैं। चूँकि भारत माता पराधीन है विदेशियों की काली छाया इस पर पड़ रही है, अतएव इसकी हंसी पर भी ग्रहण लगा है। इसी कारण इसका ह्रास भी राहु ग्रह से दिखाई देता है। इसका उत्तर यही है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती हैं? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि कवि प्रेमघन जब भारत भूमि पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर लोग अंग्रेजी वेशभूषा में हैं और रहन सहन रीति रिवाज भी लोगों का विदेशियों जैसा हो गया है। घर द्वार भी लोग विदेशी शैली के बनाने लगे हैं। लोगों को हिंदी बोलने में शर्म और अंग्रेजी में संभाषण करने पर गर्व का बोध
बोध होता है, लोग हिंदुस्तानी नाम से घृणा करते हैं। इस प्रकार कवि को भारत में कहीं भारतीयता दिखाई नहीं पड़ी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत ही मतलब कि भारतीयता क्वेश्चन है। देख सकते हो कि कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ी। तो इसका उत्तर है कि कवि प्रेमघन जब भारत भूमि पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर लोग अंग्रेजी वेशभूषा में हैं और रहन सहन रीति रिवाज भी लोगों का विदेशी जैसा हो गया है। घर द्वार भी लोग अब विदेशी शैली के बनाने लगे हैं। लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आता है और अंग्रेजी बोलने में संभाषण यानी अंग्रेजी ज़्यादा बोलने में संभाषण होता है करने पर गर्व का बोध होता है। लोग हिंदुस्तानी नाम से घृणा करते हैं। इस प्रकार कवि प्रेमघन को कहीं भी भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है और क्यों। देखिए क्वेश्चन है, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है और क्यों। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि कवि दिनकर के अनुसार जनतंत्र में प्रजा ही जनता ही सब कुछ होती हैं, वह राजा होती हैं। उसी के नाम पर उसी के हित के लिए उसके द्वारा अधिकार प्रदत्त लोग शासन करते हैं। इस प्रकार प्रजा के राजा हैं, जनतंत्र का देवता है। और चूंकि प्रजा किसान और मजदूर, अतः कवि कहता है कि जनतंत्र के देवता राजप्रासादों मंदिरों में नहीं मिलेंगे, यह मिलेंगे खेतों में खलिहानों में और सड़कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। हिरोशिमा में मानव निर्मित अणु बम के चलते भीषण नरसंहार हुआ। बहुत से लोग वाष्प बन गए, उनका आता पता ही नहीं चला। हाँ, जो लोग नहीं रहे उताप में स्वाहा हो गए, उसमें से कुछ ही छायाएं झुलसे पत्थरों की दीवारों और सड़कों पर उनकी साखी के रूप में या कहिए कि संग्रहारक प्रवृत्ति की साखी के रूप में मौजूद हैं। बहुत ही सिंपल उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, बेटे के आंसू कब आते हैं। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। यह सृष्टि विकास की कथा क्या है अथवा कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है और क्यों। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का उत्तर एक ही है, देख सकते हो। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। बेटा अक्षर ज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ, बेटा अक्षर ज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ धीरे धीरे जब यहाँ पर अंग लिखना चाहता है तो परेशानी में पड़ जाता है। और यहाँ पर ड की टेढ़ी मेढ़ी बनावट उससे सधती नहीं। और यहाँ पर ड को माँ और बिंदु को उसकी गोद में बैठा मान लेने पर भी वह लिखने में सफल नहीं होता है। वह अनवरत कोशिश करता है किंतु कामयाब नहीं होता है और उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, किंतु उनकी असफलता के आंसू उसमें हताशा नहीं उत्साह पैदा करते हैं और यह उत्साह सृष्टि विकास की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। हमारी नींद कविता में कवि किनका और क्यों जिक्र करता है। हमारी नींद कविता में कवि किनका और क्यों जिक्र करता है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। इसका उत्तर है कि कवि ने अपनी काव्य रचना हमारी नींद में अनेक अत्याचारियों का उल्लेख किया है। उसकी दृष्टि में वे भी अत्याचारी हैं जो जीवन की वह ही अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं। इनके बाद कवि उन लोगों को अत्याचारी कहता है जो तरह तरह के उन्माद में दंगे करते कराते हैं। इनका ही नहीं, अपने विरोधी के घर द्वार को आग के हवाले करते हैं। फिर कवि कहता है कि सत्ता या समाज विस्तार के लिए नाना प्रकार के बमों का इस्तेमाल कर लोगों का सर्वनाश करने वाले भी अत्याचारी ही हैं।
उनके उनके अलावा कभी उन लोगों को भी अत्याचारी के शुमार करता है जो विश्वासों को जन्म देते हैं और गरीबों की धार्मिक भावनाओं को शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। रागंपा कौन था और मागम्मा से क्या चाहता था? रागंपा कौन था और मागम्मा से क्या चाहता था? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, बहुत ही सिंपल है। देख सकते हो कि रागंपा कौन था और मागम्मा से क्या चाहता था। तो इसका उत्तर है कि रागंपा मागम्मा के गांव का जुआरी था। रागंपा कौन था? तो रागंपा मागम्मा के गांव का जुआरी था और वह मागम्मा से रुपये चाहता था। क्या चाहता था? तो मागम्मा से रुपया चाहता था और रागंपा मागम्मा के गांव का जुआरी लड़का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। पपाती तमिलनाडु के एक गांव की महिला वल्ली अम्माल की बेटी थी। कौन थी? तो पपाती तमिलनाडु के एक गांव की महिला वल्ली अम्माल की बेटी थी। किसकी बेटी? वल्ली अम्माल की बेटी थी। उसे बुखार आ गया। जब वल्ली अम्माल उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई तो वहां के डॉक्टर ने अगले दिन सुबह की जानक नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। बस पपाती को लेकर सुबह की बस से नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने पहुंच गए। इसका उत्तर यही है। तो हमने यहाँ पर 17 गेस क्वेश्चन बता दिए हैं। इनमें से आप लोग को 6 से 7 क्वेश्चन जरूर आएगा, यह मेरा गारंटी है। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। यह गेस क्वेश्चन है और यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट का लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय समाप्त कर दिए हैं। ये लास्ट ही था। और जैसे कि मैथ का लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय हम करा दिए हैं, ग्रुप में भी दे दिए हैं। सोशल साइंस का लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय करा दिए हैं और हिंदी का भी करा दिए, संस्कृत का भी कल करा दिए थे, सभी करा दिए हैं। आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, सभी का PDF दे दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं ग्रुप का 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को SMS करना है, सभी सब्जेक्ट का PDF दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि अगर एक भी क्लास छूटेगा तो बहुत ही एग्जाम में दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली क्लास कीजिए। दिन भर में 3 से 4 क्लास चलता है, आप लोग क्लास कीजिए। धन्यवाद।